नाट्य तरंग। आज नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको चिरंजीत के लिखे नाटक चक्रव्यूह का पहला भाग सुनवा रहे हैं। रामू ने आज लंच का खाना अच्छा बनाया है लीला। हाँ, अगर रोज ही ऐसा खाना बनाए तो। बीबी जी, राम कसम मैं तो रोज ही अच्छा खाना बनाता हूँ। फिर तुमने झूठ बोला रामू। भूल गया कल तूने मटर पनीर में नमक अधिक डाला था और परसों पुडिंग में चीनी डालना भूल गया था। और कल रात कढ़ी में इतनी मिर्च थी कि बस। राम कसम फिर कभी ऐसी भूल नहीं होगी। या नहीं तो बाबूजी पाठ। अरे अब तक तो तूने अपनी मालकिन से रसोई छीनी थी, अब पानदान भी छीन लिया। ये पान तो मैंने अपने हाथों से लगाए। ये जंगली भला पान लगाना क्या जाने। अच्छा। आपको खुश करने के लिए तश्तरी उठा कर ले आया है। और मैं जानती हूँ कि आपको क्यों खुश करना चाहता है। वहाँ आपके दफ्तर में चपरासी बनने का सपना देख रहा है। अच्छा, वैसे स्वप्न बुरा नहीं। जीवन में हर किसी को उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए लीला। रामू से मैंने कह रखा है कि दफ्तर में चपरासी की जो ही कोई नई जगह निकली इसे मिल जाएगी। लेकिन एक शर्त पर, चपरासी बनने के बाद भी ये हमारे यहाँ दोनों वक्त खाना बनाएगा। नहीं लीला, ये भला कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आपके पिछले डायरेक्टर महोदय जब हमारे पड़ोस में रहते थे तो दफ्तर के 2 चपरासी सुबह शाम उनके घर में काम नहीं करते थे? करते होंगे, परंतु मैं इसे अनुचित समझता हूँ। घबराओ नहीं, रामू यदि चपरासी बन गया तो तुरंत नया नौकर आ जाएगा तुम्हारे लिए। अरे शायद बबुआ रो रहा है लीला। अरे हाँ, ये तो बबुआ ही रो रहा है। वो आया रानी उसे अकेला छोड़कर घुस गई होगी रसोई घर में। आया अरे भाई क्यों बिगड़ रही हो बेचारी पर? छोटा हो या बड़ा, भूख तो सभी को लगती है। जा रामू, बबुआ को यहाँ उठा ला जरा। जी बहुत अच्छा। आपने तो नौकरों को सिर पर चढ़ा रखा है। आपने उनको पुकार रखा? मैं पूछती हूँ, मैंने तुझे बबुआ को बहलाने के लिए यहाँ रखा है या रुलाने के लिए? मैं साहब, हम बबुआ के लिए फीडिंग के लिए किचन से दूध लेने गया था जी। तू भी रामू से कम झूठी नहीं है। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या तक रही है? जा बबुआ को दूध पिलाकर सुला। उसके सोने का समय हो गया है। यस मैम साहब। लीला, खाने के बाद क्रोध करने से हाजमा खराब हो जाता है। शांतचित्त होकर यहाँ बैठो और मीराबाई का ये भजन सुनो। अभी बहनें अपने कार्यक्रम में मीराबाई का ये पद सुन रही थीं। अब डॉक्टर शकुंतला नीरजा से महाभारत की वीरांगनाएं वार्तामाला के अंतर्गत सुभद्रा के संबंध में एक महाभारत तो मेरा प्रिय विषय है। लीला, पुरुष होकर भी मैं स्त्रियों का ये कार्यक्रम सुन लूं? अनुमति तो है ना तुम्हारी? क्यों नहीं। जुबान पर आप भले ही पुरुष हो, परंतु स्वभाव तो स्त्रियों का सा कोमल है। द्रौपदी सही मानों में वीरांगना थी और थी महाभारत की प्रेरक शक्ति। यही कारण है कि द्रौपदी की तुलना में भगवान श्री कृष्ण की बहन, महापराक्रमी अर्जुन की पत्नी और वीर अभिमन्यु की जननी सुभद्रा को उतना महत्व नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। सुभद्रा
एक ऐसी वीरांगना थी जिसने पत्नी और माता के रूप में आत्मोत्सर्ग का उच्चतम आदर्श स्थापित किया था। कौरवों पांडवों के बीच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में घनघोर महाभारत युद्ध चल रहा है। एक दिन दुर्योधन के उकसाने पर किसी पांडव वीर की बलि लेने के उद्देश्य से कौरव सेनापति चक्रव्यूह रचते हैं। इस चक्रव्यूह को केवल अर्जुन तोड़ सकता था, परंतु उसे छल से संसप्तकों के युद्ध में उलझाकर दूर भेज दिया जाता है। शेष चारों पांडव भाइयों में से कोई भी द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि नहीं जानता। ऐसे कठिन समय में सुभद्रा का इकलौता तरुण पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने का बीड़ा उठाता है। वो चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने की विधि तो जानता है, परंतु चक्रव्यूह तोड़कर बाहर निकलने की विधि नहीं जानता। आपने एक रेडियो क्यों बंद कर दिया? लीला, ये रेडियो वार्ता सुनते सुनते मुझे अपनी दादी का स्मरण हो आया। मेरे पिताजी दादी के इकलौते पुत्र थे। पिताजी जब कॉलेज में पढ़ते थे तो गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसात्मक संग्राम का बिगुल बजाया। जैसे पांडवों ने कौरवों से अपना अधिकार मांगा था, वैसे ही भारतीयों ने अंग्रेजों से स्वराज्य का अपना जन्मसिद्ध अधिकार मांगा। अंग्रेजों ने कौरवों की तरह भारतीयों की सत्य और न्यायपूर्ण मांग का उत्तर दिया अन्याय और अहंकारपूर्ण दुराग्रह से, पाशविक शक्ति के नग्न प्रदर्शन और दमन चक्र से। देश में फिर एक बार महाभारत छिड़ा और जैसे सुभद्रा ने स्वयं अपने हाथों से टीका लगाकर अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने भेजा था, वैसे ही अनेक भारतीय माताओं की तरह मेरी दादी ने भी मेरे पिताजी को स्वतंत्रता संग्राम का सत्याग्रही बनाया था। और आपकी माँ ने आपको क्या बनाया? स्वतंत्र देश का एक सत्यनिष्ठ सेवक। सेवक और सत्यनिष्ठ? लीला, यह हंसी की बात नहीं। इतने ऊंचे पद पर होते हुए भी मैं अपने आप को स्वतंत्र भारत का सेवक ही मानता हूं। देश के नव निर्माण और प्रशासन में सहायक होना देश की सेवा ही तो है, और देश की इस सेवा में मैं कितना सत्यनिष्ठ हूं, ईमानदार हूं, निस्वार्थ हूं, इसका प्रमाण तुम्हारे सामने है। जी हाँ, आपकी जगह यदि कोई और इस विभाग में डिप्टी डायरेक्टर होता तो अब तक तो मैं सब जानता हूं लीला, लेकिन वह मार्ग न मेरे पिताजी को पसंद था न मुझे। जैसे मेरे पिताजी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक सैनिक के रूप में निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की थी, वैसे ही मैं भी एक अधिकारी के रूप में निष्ठापूर्वक कर रहा हूं। बिना कहे बिना मांगे मुझे इसका फल भी मिला है। देख ही रही हो मैं कितनी शीघ्रता से डिप्टी डायरेक्टर बन गया हूं। जी नहीं, जी नहीं, आपके डिप्टी डायरेक्टर बनने में मेरी कॉफी क्लब योजना का बहुत बड़ा हाथ है। आपको शायद पता नहीं कि मैंने आपके पिछले डायरेक्टर महोदय की पत्नी को कितनी बार अपनी इस क्लब में आमंत्रित किया था। ओह, और उसने प्रसन्न होकर अपने पतिदेव के दरबार में मेरा गुणगान किया और वो जाते हुए मेरी पदोन्नति की सिफारिश कर गए। नो नो लीला, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे जैसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति की पत्नी ऐसा जोड़ तोड़ कर सकती है। पदोन्नति के लिए एक ही सिफारिश काम करती है, और वह है व्यक्ति की निजी योग्यता, कार्यकुशलता और ईमानदारी। अरे, आप तो बुरा मान गए। मैं तो यूं ही परिहास कर रही थी। पता नहीं महाभारत के प्रसंग में कहां से डिप्टी डायरेक्टरी आ टपकी। लीला, मैं कभी कभी सोचता हूं कि महाभारत का युद्ध द्वापर युग में समाप्त नहीं हुआ था। वह मानव जीवन का एक शाश्वत रूपक बनकर आज भी चल रहा है। देश में, समाज में, व्यक्ति के चेतन अवचेतन में। धन लोलुप स्वार्थी कौरव दल अभिमन्युओं के लिए चक्रव्यूह रचाता है, और अभिमन्यु उन चक्रव्यूहों को तोड़ने का बीड़ा उठाते हैं। अरे, रेडियो पर अभिमन्यु की कथा सुनकर आप तो जैसे अभिमन्यु हो गए। अभिमन्यु के चरित्र से तो मैं बचपन से ही प्रभावित हूँ। तुम्हें मैंने कभी बताया नहीं, बचपन में मुझे नाटक खेलने का शौक था और मैं प्राय अभिमन्यु का ही अभिनय किया करता था। अरे, ये तो मैंने आज नई बात सुनी। अब तक तो मुझे आपके कविता के शौक की ही जानकारी थी, परंतु इधर कई महीनों से आपने कोई नई कविता भी तो नहीं रची। लीला, मैं भी आज एक नई बात सुन रहा हूँ।
क्यों? नहीं नहीं नहीं, सुन नहीं रहा, एक नई बात देख रहा हूँ। हैं? वो क्या? ये देखो, तुम ड्राइंग रूम की ये पत्रिकाएं प्रदर्शन के लिए रखती हो, पढ़ती नहीं? जी, ये आपने कैसे जाना? मैं तो घर में आने वाली प्रत्येक पत्रिका को बड़े मनोयोग से पढ़ती हूँ। देखो, इस पत्रिका में मेरी एक नई कविता छपी है और तुम कहती हो कि इधर कई महीनों से मैंने कोई नई कविता लिखी ही नहीं। जी, देखो ये नई कविता आपकी। अरे, आपने ये कविता कब लिख डाली? आपको तो दफ्तर की फाइलों से अवकाश ही कहाँ मिलता है? लीला, मैं दफ्तर की फाइलों में भी कविताएं ही रचता हूँ। ऐसी कविताएं जिनका आधार कल्पना नहीं, सत्य होता है। जन जन के कल्याण का सत्य। नए बांध की योजना जो अब कार्यान्वित होने जा रही है। मेरी एक ऐसी ही नई कविता है जिसमें प्रकृति का जन कल्याणकारी रूप, सत्य, शिव और सुंदर की ठोस भूमि पर साकार होने जा रहा है। अरे लीला, 2 बज गए। बातों ही बातों में ध्यान ही नहीं रहा कि लंच के लिए छुट्टी केवल 2 बजे तक होती है। मैं भी कैसा भुलक्कड़ हूँ। हाँ, आज पता चला कि आप भुलक्कड़ भी हैं। क्या बताऊं, काव्य रस में विधाता ने एक ऐसी अफीम घोल रखी है कि संसार की सारी सुध-बुध भूल जाती है। परंतु अब ये वीर अभिमन्यु रस रंग के माया जाल से निकलकर फाइलों के चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा है। हे उत्तरे, अपने प्राणनाथ को हंसते हंसते विदा करो। हे मेरे भुलक्कड़ प्राणनाथ, आप अपनी फाइलों के चक्रव्यूह की चिंता में अपना वो वचन भूल गए हैं जो आज प्रातः अपनी इस दासी को दिया था। कैसा वचन? देखिए, सवेरे मैंने बताया था ना कि आज 3 बजे हमारी कॉफी क्लब की गोष्ठी आपके सहयोगी की पत्नी मनोरमा की यहाँ है। उनकी कोठी यहाँ से कोई 4 मील की दूरी पर है। सवेरे दफ्तर जाते समय आपने वचन दिया था कि लंच के बाद आप अपनी कार में पहले मुझे मनोरमा के यहाँ पहुँचाएंगे, फिर दफ्तर जाएंगे। याद आया, मैं दफ्तर में ये भी कहा था कि मैं 3 बजे तक लौटूंगा। तो आप कुछ देर यहाँ बिराजिए, मैं अभी साड़ी बदल कर आई। अच्छा अच्छा, आओ। अरे सुनो, कहिए। तुम्हारी इस कॉफी क्लब में पुरुषों का प्रवेश तो वर्जित है। जैसे आपकी रात्रि क्लब में मेरा प्रवेश वर्जित है। पर इस समय इस घर में मेरे लिए कॉफी का एक प्याला तो वर्जित नहीं। नहीं नहीं नहीं, इस समय गृह देवी आप पर कृपालु हैं, प्रसन्न हैं। रामू, रामू। जी सुन, बाबूजी के लिए जल्दी से कॉफी ले आ। जी राम कसम, मैंने तो आपकी और बाबूजी की सवेरे की बातचीत सुनी थी। ये सोच कर कि बाबूजी लंच के बाद रुक रहे हैं, मैंने काफी पहले से ही तैयार कर रखी है। वाह। अच्छा अच्छा, मैं भी साड़ी बदल कर आई। भाई वाह, मजा आ गया। बाबूजी, क्या है? अभी कुछ देर पहले आप बीबी जी को बता रहे थे ना जी कि बचपन में आप वीर अभिमन्यु का नाटक खेलते थे। अरे तो तू क्या सब दरवाजे से लगा सुन रहा था? वो जी बाबूजी, मैं प्रतीक्षा कर रहा था जी कि आप कब काफी मांगे और मैं तुरंत लेकर आऊं। जी बाबूजी, राम कसम, बचपन में मुझे भी नाटक का बहुत शौक था। बहुत अच्छे। तक बढ़ाऊं जी। हाँ बाबूजी, एक बार मैं भी वीर अभिमन्यु बना था जी। अच्छा बाबूजी, मैंने द्रोणाचार्य का वो बनाया हुआ चक्रव्यूह तोड़ दिया। हाँ जी, कौरवों की सेना का भारी संहार किया जी। हाँ, इस पर दुर्योधन ने प्यार के छल से जी मेरे सब अस्त्र शस्त्र ले लिया जी। हाँ, और जब मैं निहत्या हो गया तो वो महारथियों ने मुझे अकेले को यूं जी, देखना जी, यूं यूं जी जोर से लग गई जी। हाँ जी, फिर जी इस पर भी जी राम कसम मैं पराजित नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ, मैंने उन महारथियों के लोग पंजों से जी अपने आप को छुड़ाते हुए तलवार निकाल कर कहा, आज ताइयो, वादी को तुम्हें धिक्कार है। हाँ, धिक्कार है। हाँ, जो मुझ अकेले निहत्थे पर बहुत अच्छे रामू, बहुत अच्छे। एक बार छोड़ दो मेरे को। हाँ, और फिर देखो एक को मोड़ के घाट उतार दूंगा। हाँ, एक को मोड़ के घाट उतार दूंगा। सारी कौरव सेना को चीरता फाड़ता हूँ अभी। हाँ, तुम्हारे बनाए हुए चक्रव्यूह को विदारता हूँ। हाँ, मुझे मेरी तलवार दो, मैं सुभद्रा का लालू। हाँ, मैं आज
पागल हो गया क्या ये? आप बैठे क्या देख रहे हैं? जल्दी से। लीला, घबराने की कोई बात नहीं। रामू केवल अपनी अभिनय कला का प्रदर्शन कर रहा है। वैसे आदमी गुणी है। गुणी नहीं, कामचोर कहिए, कामचोर। मैं सब जानती हूँ तेरी नाटकबाजी। जा अंदर जाकर रसोई साफ कर। अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। मैंने आपसे कई बार कहा है कि नौकर चाकरों को इतना मुंह न लगाया करें आप, परंतु आप है कि अरे भाई, वो वीर अभिमन्यु बना हुआ था, तुमने आकर उसे शिकंडी बना दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब चलिए ना। हेलो हेलो, मैं कैलाश नाथ बोल रहा हूँ। कौन? क्या बात है? हाँ हाँ हाँ, क्या अचानक बीमार पड़ गए? ओ हाँ हाँ, ओ क्या कहा? कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ 5 मिनट में। सॉरी लीला, मैं तुम्हें मनोरमा के घर तक नहीं पहुंचा सकूंगा। सॉरी। ये तो मैंने सुन लिया है। कौन अचानक बीमार पड़ गया? वो हमारे डायरेक्टर महोदय। अभी 2:30 बजे हमारे दफ्तर में एक इंजीनियर की नौकरी के लिए इंटरव्यू है। इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष हमारे डायरेक्टर थे, और क्योंकि वे अकस्मात बीमार पड़ गए हैं, अब उनकी जगह मुझे इंटरव्यू के बोर्ड का अध्यक्ष बनना पड़ेगा। 2:20 हो गए, मैं चलता हूँ। तुम अपने लिए टैक्सी मंगवा लेना। बाय लीला। इस कचूरी आया से तो इतना भी नहीं होता कि आकर टेलीफोन ही सुन ले। बड़ी मेम साहब बनी फिरती है। हाँ नहीं तो। हेलो हेलो, हाँ राम कसम, मैं बाबू कैलाश नाथ का नौकर ठाकुर राम सिंह यानी रामू बोल रहा हूँ। हाँ कौन? कैलाश नाथ? क्षमा कीजिए बाबूजी। नमस्ते नमस्ते बाबूजी, गलती बाबूजी। मैं समझता बाबूजी कि जी 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 अभी दफ्तर से आ रहे हैं जी। क्या कहा जी? आज आप क्लब नहीं जाएंगे? अच्छा जी, शाम की चाय भी घर पियेंगे जी? जी हाँ जी, बहुत अच्छा जी। मैं सब काम छोड़कर जी अभी आपके लिए चाय बना लेता हूँ जी। जी कौन? बीबी जी? जी हाँ जी, वो तो जी राम कसम जी, मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा बाबूजी, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ बीबी जी अभी अभी काफी क्लब की मीटिंग खत्म करके जी कल की काफी क्लब की मीटिंग के लिए जी काफी खरीदने गई है बाजार में जी। जी 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 हाँ जी, ये वो कह रही थी जी कि कोई 6:30 बजे तक घर लौटूंगी जी। हाँ जी, बहुत अच्छा जी। आप 5 बजे घर पहुंचेंगे जी तो मैं आपके लिए अभी कॉफी नहीं, कॉफी नहीं जी, चाय 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 तैयार मिलेगी जी आपके लिए। हाँ जी, अभी बना लेता हूँ जी। जी दफ्तर में जी, और जी वो आपके दफ्तर में जी नौकरी जी 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 जी, बहुत अच्छा जी। हाँ जी, फिर कभी नहीं कहूँगा जी। हाँ जी, आपके घर की नौकरी ठीक है जी। हाँ जी। बाप रे, आज तो बाबूजी का मूड एकदम गड़बड़ है, एकदम। तभी तो मैं आज उनकी आवाज भी नहीं पहचान सका। उस दिन खुद ही कहा था कि मैं तुझे दफ्तर में चपरासी की नौकरी दिलाऊंगा। हाँ, और आया से हुआ। और आज बोले तू गधा है। हाँ भाई, मैं तो गधा ही हूँ। हाँ, तभी तो दफ्तर में चपरासी बनना चाहता हूँ। रामू। हाँ, कौन आया? अरे तू यहाँ खड़ी क्यों है री? उदास ना हो। हाँ, तू गधा नहीं है, हाँ, घोड़ा है। अच्छा। अरे अगर मैं घोड़ा होता। रेस का घोड़ा। हमारे लिए तो तू अब भी बाबू है। मैं बन गया। रामू, हाँ, चाय बन गया? अच्छा तो ये बात है, इस चाय के लिए ही तू मुझे बाबू बना रही है? नहीं, मैं आज चाय नहीं मिलेगी यहाँ। ना, चाय नहीं बनेगा तो हम नौकरी छोड़कर चला जाएगा। चला जाएगा। दोनों टाइम चाय मिलेगा। अच्छा। इसी कंडीशन पर हमने इस घर में आया कर नौकरी किया था। बबुआ को संभाल, हम चला। अरे सुन तो सही, अरे सुन राम कसम, बबुआ का तो उसकी माँ संभालेगी, लेकिन अगर तू चली गई तो इस ठाकुर राम सिंह को कौन संभालेगा? तू अपने कमरे में चल, जा 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 जा, मैं चाय लेकर अभी आया। अच्छा राम, तो हम नौकरी नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना? तो हम दोनों की शादी होगी ना? नहीं, हमारा शादी तब पक्का होगा जब तू दफ्तर में चपरासी बन जाए। चपरासी बनने का वादा तो बाबूजी ने वो जी, अरे मार डाला। क्या हुआ रे?
राम कसम, तेरी बातों में खोकर मैं घर का काम काज भूल जाता हूँ, मालिक मालकिन का हुक्म भूल जाता हूँ और झूठा कहलाता हूँ, काम चोर कहलाता हूँ। हाँ हाँ काम चोर नहीं रे, हाँ। तू तो दिल का चोर है रे। तेरे खातिर मैं सचमुच चोर बन गया हूँ। चोरी चोरी तुझे चाय पिलाता हूँ, चोरी चोरी तुझे बढ़िया खाना खिलाता हूँ, मालिक मालकिन के लिए जो उपहार आते हैं ना, चोरी चोरी तेरे को पता देता हूँ। और बबुआ बनकर ना 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 ना, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। राम कसम, अभी अभी बाबूजी ने फोन पर कहा था कि वो ठीक 5 बजे घर पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, और उनके लिए चाय बनाऊंगा, वो यही चाय पियेंगे अभी। रामू, हाँ आज क्या बात है रे? हाँ, रोजाना तो साहब दफ्तर से सीधा क्लब जाता है जाता था और वहाँ से 8-9 बजे घर को आता है रे। जरूर आता था। राम कसम, मैं भी तो हैरान हूँ कि आज बाबूजी ठीक 5 बजे दफ्तर से सीधे घर क्यों आ रहे हैं। फोन पर तो उनका मूड भी बहुत गड़बड़ लगा मुझे। हाँ हाँ, अरे बाप रे, वे आ गए, वो आ गए। चाय तो भी बनी भी नहीं। अब क्या होगा? रामू, तू घबरा नहीं, तू किचन में जाकर चाय बना, हम दरवाजा खोलकर उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाता है और बातों में लगाता है। चावल चावल चावल, राम कसम, इसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं ससुरी अंग्रेजी में, मुझे नहीं आती ना, वो क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिप्लोमेसी। जियो मिस डिप्लोमेसी, तुझ पर कुर्बानी आशिक देसी। गुड इवनिंग सर। आज तो आप गुड इवनिंग मिस आया। लगता है साहब अभी दफ्तर से नहीं आया। ओह, मिस्टर विलायती शाह, साहब ऑफिस से अभी नहीं आए। मैंने भी यही सोचा था, वो तो क्लब से होकर आते हैं। जरा मेम साहब को बुला दो। वो भी तो घर में नहीं है, शॉपिंग करने बाजार गया है। फिर तो गड़बड़ हो गया। क्या बात है विलायती शाह जी, राम कसम, आप तो आज बहुत दिनों के बाद आए। अजी क्या आए, तुम्हारा साहब तो हाथ ही नहीं रखने देता। क्यों? उस ठेके के लिए सब कुछ मेम साहब को दिया। हाँ? पर ठेका किसी और को मिला। 100 रुपए का प्रसाद लेकर भगवान भी मुंह मांगी मुराद दे देता है। पर तुम्हारा साहब तो भगवान से भी ज्यादा ईमानदार बनता है। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है विलायती शाह जी। राम कसम, साहब मुझे बहुत मानता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? बीवी जी से भी ज्यादा। एक बार आप अपना काम तो बताइए। अरे नहीं भाई, ये काम तो तुम्हारी बीवी जी ही करा सकती हैं। आप काम बताइए ना। आज तुम्हारे साहब के दफ्तर में इंजीनियर की नौकरी के लिए इंटरव्यू था। अच्छा। तुम्हारे साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे। अच्छा। मेरा साला लुभाया राम भी इंटरव्यू देने गया था। हाँ। बीवी जी अगर सिफारिश कर दें तो ये नौकरी अपने साले को मिल सकती है। राम कसम, जरूर मिल सकती है। मैं बीबी जी से कहूँगा वो साहब से आपके साले राम लुभाया की जोरदार सिफारिश करें। फिर तो काम बन गया है। ये लो मिठाई खा लेना। विलायती शाह जी, राम कसम, इसकी क्या जरूरत? अरे और ये शाल बीवी जी के लिए। शाल? अच्छा। कल ही कश्मीर से आया है। अच्छा, इस शाल के लिए बीवी जी की तरफ से धन्यवाद। हाँ, बीवी जी से मैं सिफारिश कर दूंगा। अब आप जाइए, साहब जल्दी घर आने वाले। साहब आ रहे हैं? हाँ। तो मैं चलता हूँ भाई। अगर अपना साला इंजीनियर बन जाए तो पौ बारह समझो। हाँ, बन जाएगा, बन जाएगा। मैं दूंगा बिल्डिंग के ठेके के टेंडर और साला कर देगा फौरन पास। न कोई रिश्वत, न कोई मिन्नत समाजत। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। आप निश्चिंत होकर जाइए। राम कसम, मैं सिफारिश तो जोरदार करवा दूंगा, बहुत जोरदार। आगे साहब की मर्जी। मेरी आया रानी, ये शाल तो कश्मीर के कारीगरों ने बस तेरे ही लिए बनाकर भेजा। नहीं, हमें नहीं चाहिए ये रिश्वत का माल। हाँ, अरे अरे, रिश्वत नहीं, देवी के चरणों में चढ़ा हुआ है, उपहार है। हाँ, उपहार कहने से रिश्वत नहीं रहती। हाँ, राम कसम, अगर यकीन ना हो ना तो
पूछ ले किसी भी बड़े अफसर के नौकर से। हाँ तू बड़ा बदमाश है रे। अरे बदमाश नहीं, तेरा दांत, तेरा दांत, रिश्वत आए रात। अगर साहब को पता चल गया तो? अरे साहब को बीबी जी ही तो बताएंगी। बीबी जी को जब हम नहीं बताएंगे तो वो कैसे साहब को बताएंगी? जा तू निश्चिंत होकर शायल को अपना समझकर अपने ट्रंक में रख ले। जा जा जा, राम कसम तू भी क्या याद रखेगी कि किसी पहाड़ी रईस से पाला पड़ा था। रामू, और वो नोट? हाँ, कहाँ गया नोट? कहाँ गया नोट? अरे अभी अभी तो उस ठेकेदार ने तुझे दिया था रे। हाँ दिया तो था, परंतु पता नहीं मैंने कहाँ दिया, कहाँ रखा। देख, हाँ अपना सब पैकेट अच्छी तरह से देख लिया ना तूने? अच्छी तरह देख लिया मैंने, बहुत अच्छी तरह। डर लगता है भाभी दफ्तर से आ गए तो तू भाग यहाँ से, तू भागकर अपने कमरे में जा और ये शाल को ठिकाने लगाकर जा 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 ठिकाने लगा दे। इतने में मैं यहाँ नोट ढूंढता हूँ, नोट ढूंढता हूँ। कौन? बेबी जी, राम कसम। अरे दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई तूने? क्या कर रहा था अंदर? जी बीबी जी, मैं तो रसोई में था जी। और आया कहाँ थी? जी वो बबुआ को सुला रही थी जी। बबुआ को अभी कहाँ से नींद आ गई? हाँ जी। ये तो उसके बाहर घूमने जाने का समय है। हाँ जी। आया जी मैम साहब। क्या बबुआ को 5 बजे ही सुला दिया? मैम साहब, फीडिंग के बाद उसे जरा लिटाया था, वो सो गया। थोड़ी देर बाद हम उसे बाहर घुमाने ले जाएगा मैम। हाँ ठीक है, घुमा कर उसे जल्दी वापस लाना। पार्क में किसी का इंतजार न करती रहना, समझी? यस मैम साहब। अरे बुरा न मान, आजकल हर बड़े अफसर की बीवी घर की आया को सौत समझती है। वो 10 का नोट मिला? नोट नहीं, अभी ढूंढ रहा हूँ। बहाने बना। क्या कर रही है तू? रामू, क्या ढूंढ रहा है रे? हाँ जी, क्या ढूंढ रहा हूँ मैं? नहीं जी, मैं तो कुछ नहीं जी। वो जी राम कसम बीवी जी। हाँ आप इतनी बीवी जी, आप इतनी जल्दी बाजार से कैसे आ गए? अरे लौटना ही पड़ा। रीगल के बस स्टॉप पर उतरी थी कि मेरा बरसों का बिछड़ा भाई रामू मिल गया। रामू? जी मैं तो घर में ही था बीवी जी। राम अरे तू नहीं, हाँ? अपने मुंह बोले भाई को भी मैं प्यार से रामू ही कहती हूँ। अच्छा। उसका पूरा नाम तो? बीवी जी, बाबूजी का भी अभी दफ्तर से फोन आया था। राम कसम मैंने उन्हें बताया था कि आप बाजार गई हैं और 6:30 बजे तक घर लौटेंगी। अभी आकर जब बाबूजी आपको घर में देखेंगे तो कहेंगे कि मैं झूठ बोलता हूँ। खैर झूठ तो तू बोलता ही है। अरे हाँ, मैं कहीं भूल न जाऊँ, जरा जल्दी से सरोज के हॉस्टल का फोन तो मिला दे। सरोज? कौन सरोज जी? तो केवल झूठा ही नहीं, भुलक्कड़ भी है। तू जानता नहीं कि सरोज मेरी छोटी बहन है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है और हॉस्टल में रहती है। हाँ जी, आपने बताया तो था जी। लेकिन राम कसम मैं तो आपको ये भी बता दूं कि बाबूजी आज 5 बजे घर पर पहुंच रहे हैं। शाम की चाय वो यहीं पियेंगे जी। हाँ जी। आज भी इतनी जल्दी घर क्यों आ रहे हैं? पता नहीं जी, अजरत तो मुझे भी हो रहा है जी। राम कसम रोज तो वो 8-9 बजे क्लब से होकर आते थे। तो आज वे क्लब नहीं जाएंगे। ये बहुत अच्छा हुआ। रामू के आने से पहले ही मैं उनसे उसकी नौकरी की बात पक्की कर लूंगी। नौकरी की बात जी? देख रामू, मैंने इसे खाने पर बुलाया है, अपने भाई को। हॉस्टल से सरोज को भी बुला रही हूँ। तो जल्दी से जाकर रसोई में जुट जा। जी पहले तो बाबूजी के लिए चाय बनानी होगी जी। राम कसम वो आते होंगे। अच्छा, पहले चाय बना और फिर खाना बनाना बाबा। अच्छा जी। अभी आप सुन रहे थे नाटक चक्रव्यूह का पहला भाग। लेखक चिरंजीत, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। यह हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।